शीतल भाई, नीतीश जी का एक थोड़ा-सा दिक्कत क्या रहती है, वो थोड़ा सस्पिशियस रहते हैं और बहुत जैसे कहते हैं बहुत श्योर फुटेड नहीं है, उनका विश्वास नहीं करते हैं किसी पे और शायद उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि 77 में चुनाव हारे एमएलए का, 80 में चुनाव हारे एमएलए का, 84 में 84 में जाके वो एमएलए बने। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ के बाकी लोग अ, इलेक्शन जीत गए, उस समय उनको लगता था कि ये लोग आगे निकल गए। फिर जब वो 89 में पहली बार एमपी बने, तो पहली बार एमपी बनते ही वो देवीलाल जी के यहाँ वो डिप्टी एग्रीकल्चर मंत्री 6-8 महीने बाद बना दिए गए। तो उनको एक एक बहुत अच्छा वो मिला। फिर मुझे ठीक से याद है कि 94 तक 94 तक जैसा संजीव जी ने कहा कि चाहे वो शरद यादव हों, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हों, चाहे वो नीतीश जी हों, लालू यादव बिल्कुल ये बिहेव करते थे कि तुम सब लोग मेरी कृपा पे एमपी बने हुए हो। इस पे कहीं कोई दो राय नहीं और समता पार्टी बनने का मूल कारण ये भी था कि सबको ही हो गया था भाई मतलब लालू यादव सबको ये एहसास करवाते थे क्या। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर अगर ये जा भी रहे हैं, तो इनको क्या लगता है कि इनको 16 सीट 17 सीट क्योंकि वहाँ मांझी जी को अभी अकोमोडेट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को अकोमोडेट करना है, पासवान जी का एक पूरा कुनबा खड़ा हुआ है वो अकोमोडेट होना है। अ, ये ये आप शीतल जी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये एक अजीब-सी चीज़ है जो 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 पहेली संजीव जी कह रहे हैं कि कल जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई बहाना आएगा, असली वजह तो हमको और आपको शायद कभी पता भी नहीं लगे। शीतल जी क्या हुआ? बहाना आ चुका है। एएनआई पे उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बयान दिया है कि राजद के नेता अपनी बयानबाजी से बाज आए और हुआ ये है कि हमने अभी 2.25 लाख लोगों की भर्ती की है बिहार में और राजद का जो नेतृत्व है वो नौकरी के बदले भूमि लिया करता था। ये उन्होंने आरोप लगाया है इस और लेकिन अब ये जो भर्ती हम लोगों ने की इसमें उनको कोई हाथ लगाने का मौका नहीं मिला है। तो ये प्रीफेस अब कन्फर्म है, चूँकि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बाकायदा एएनआई को बुला के बयान दे दिया है। तो अब सिर्फ इतना होना है कि उन्होंने विधायकों की बैठक बुला ली है नीतीश जी ने। अभी जैसी खबर आ रही है 7 बजे तक सबसे मिल के आज या कल वो अपना इस्तीफा पहले देंगे, बाद में शपथ ग्रहण करेंगे जैसा उनकी उधर से तय हुआ होगा। नीतीश जी का ये पूरा आचरण जो है मुझे इस समय वैसे तो उन्होंने इसके पहले ऐसा कई बार किया है। लेकिन इस बार मुझे ये लग रहा है कि शायद उनको स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें कुछ पैदा हो चुकी हैं। और इस परिस्थिति में उनके यहाँ शुरू से 2 लॉबी रहीं, साथ-साथ चलती रहीं। एक जो उनको ले आई जहाँ राजद के पास और दूसरी जो उनको लगातार खींचती रही बीजेपी की ओर। और आपने ठीक ही उनके नाम लिए थे, उन लोगों के मतलब उनका संपर्क भी लगातार बीजेपी में अंदर-बाहर बना हुआ था। संजय झा जो है वो पहले जेटली साहब के यहाँ काम कर चुके हैं और उस ज़माने में वो सबसे संपर्क में थे, इधर नीतीश जी से भी संपर्क में आए थे। और अशोक चौधरी जी के पिता विधायक रहे हैं, अगर परिवारवाद की बात हो। अभी उनकी किशोर कुणाल जी के लड़के से उनकी लड़की की पिछले वर्ष बड़ी चर्चित 22 में चर्चित शादी हुई थी, जिसमें ये हो रहा था कि दलित और भूमिहार जाति तोड़ो एक तरह से काम हो रहा है। किशोर कुणाल जी जो हैं वो एक मंदिर की पीठ के इस समय अगुवा हैं वहाँ और इस समय विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के तमाम नेता उनके यहाँ बीच-बीच में आते-जाते और संपर्क में रहते हैं। तो ये लोग जो हैं इन दिनों बहुत करीब थे और उनके एक सचिव हैं, प्रमुख सचिव जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उनको बनाया है 84 बैच के दीपक कुमार शायद उनका नाम है। वो सारा उनका बाकी सब चीज़ें देखते हैं और इसके पहले उसी बैच के एक दूसरे ऑफिसर उनकी पार्टी के अध्यक्ष होते थे, जो बीच में बीजेपी में चले गए थे। उनका मैं नाम स्लिप कर रहा हूँ बड़ा नोन आरसीपी सिंह आरसीपी सिंह आरसीपी सिंह साहब। तो उस समय बात हुई थी तो ये होता था कि जब वैसे तो नीतीश कुमार जी स्वयं कोई लेन-देन या इस तरह का उनके ऊपर आरोप नहीं है, ये सही है। लेकिन ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि पार्टी चलाने के लिए उनके साथ जो बाकी टीम होती है, वो भी इंतज़ाम नहीं करती। वैसे ही सब चलता है ऐसा तो वो कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं ही है। ये तो ख़ैर साफ़ ही है। तो कुछ वो सब भी है
और जैसा मुझे कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं उसमें सच है या झूठ है, एक प्रोग्राम में भी किसी ने यूज़ किया था कि शायद एनफोर्समेंट और दूसरी चीज़ें जो है दीपक कुमार जी को अभी आने वाले दिनों में कुछ पूछताछ करना चाहती थी या क्या करना चाहती थी, ऐसी कोई सूचना हरिवंश जी ने दी थी। अब इसमें हो सकता है ये सब स्पेकुलेशन हो, ये सच ना हो। लेकिन जो सच है वो इतना तो अब साफ-साफ है कि वो अ, अपनी ओर से बहाना पैदा करके जा रहे हैं। और आश्चर्यजनक ये है कि अभी कल तक संजय झा का बयान है कि साहब इंडिया को उनको प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए, वही प्रधानमंत्री लायक उम्मीदवार है। यानी कुछ सौदेबाजी दोनों तरफ से हो रही थी कि इधर से ये मिल जाए, अगर ये नहीं मिलता तो हम उधर चले जाएँगे। दोनों तरफ साथ-साथ अकाउंट्स खुले हुए थे। और लालू परिवार से किस बात पर क्या वो डिमांड कर रहे थे, ये अभी बात सामने नहीं आई है। जब उधर से कुछ बोला बताया जाएगा अगर, तो शायद ये पता चले। चूँकि आज जो तेजस्वी यादव ने भाषण दिया है, उसमें कहा है कि नीतीश कुमार जी हमारे सम्मानीय थे और रहेंगे, लेकिन उसमें ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हाँ, ये पूरी संभावना है कि वो जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो हमारे सम्मानीय रहेंगे। ये एक सभ्यता भी कह सकते हैं तेजस्वी ने दिखाई है। ये परिस्थिति है हमारे सामने, नीतीश कुमार जी एक तरफ़ा जा रहे हैं। एक वजह हो सकती है जो उनको उनके यहाँ जो ये लॉबी है जो बीजेपी से संपर्क में रहती है। अच्छा मित्र लोग, कोई अपना वो फ़ोन वो ज़रा-सा ऑफ कर लें माइक, क्योंकि कुछ आवाज़ आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि उनकी पार्टी, देखिए 45 विधायक उनके रह गए थे, पिछले चुनाव में वो आधे हो गए थे। इस चुनाव में उनको ये लगा होगा कि राजद के साथ लड़के अभी जो परिस्थिति बन रही है, चूँकि कांग्रेस जब से ये 3 चुनाव विधानसभा के हार गई पिछले उसमें 5 में से, तब से एक ओवरऑल मॉरल इंडिया में कांग्रेस का भी डाउन हुआ, पूरे इंडिया के स्ट्रक्चर का डाउन हुआ। और इसमें जो हिलते-डुलते पात्र थे, जो दोनों तरफ जिनके संपर्क रहते हैं या जो परिस्थिति के अनुसार फैसले बदलने में तेज लोग हैं, वो सब लोग कुछ ऐसी लाइन चल रहे हैं जिससे एक लाइन इधर भी खुली रहे, एक लाइन इधर भी रहे, अपनी स्थानीय ताकत जो उनकी राज्य के स्तर पर है उसको कुछ बढ़ा सकें या जो है उसको बचा सकें। ये सारी चीज़ें अब उनके सोच विचार में काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनके यहाँ जो दूसरा पक्ष है जो ये समझा रहा होगा कि बीजेपी के साथ जाने में लाभ है और हम 14-15 सांसद शायद फिर जीत जाएँ। पहले हमारे पास थे, पिछली बार बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। और 17 या 18 सांसद इनके थे, या और 19 कि कितने? 17 लड़े थे, 16 जीते थे। बीजेपी हाँ, 17 में 17 जीती, ये 17 में 16 जीते। 16 जीते थे, 1 छोड़ के। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। अब उनको उम्मीद नहीं रही होगी कि लालू जी के साथ कॉम्बिनेशन में जाके इतनी सीटें वो इस बार जीत पाएँगे। भरोसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो नतीजा 3 राज्यों में आया, जिनमें से 2 में उसकी सत्ता थी और तीसरे में सत्ता गई थी, लेकिन वो वापस नहीं ला सकी, तो उनको अब वो भरोसा बना नहीं। इसलिए अब ये लोग इधर जा रहे हैं। लेकिन ये लोग इतने ज़रूरी समय में, जिस समय सब लोग ये सोच रहे हैं कि 24 के चुनाव के बाद इस देश में लोकशाही, जिसको ऑलरेडी बहुत डेंट लग चुका है, लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो क्रिपल हो चुके हैं, उनमें कोई दम नहीं बचा। स्वायत्तशासी संस्थाएँ जितनी हैं, वो एकदम धराशायी हैं। मीडिया पूरी तरह से कहाँ पहुँच चुका है, उसके बारे में इतने कार्यक्रम हम लोग इतनी बातें कह चुके हैं, उसको क्या रिपीट करें। सोशल मीडिया पर उनके पास बहुत बड़ी फ़ौज है, जो भी धन दे सकता है इस देश में, अगर वो बीजेपी को दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो ईडी उसके यहाँ है या सीबीआई है या इनकम टैक्स है, कोई न कोई एजेंसी है। तो पार्टियों के पास उनके खजाने भी सूखे हुए हैं और लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि इस देश का कारपोरेट जो है, अब कांग्रेस या किसी और पे बेट लगाएगा या पैसे-वैसे देगा चुनाव-उनाव लड़ने का। ये सब चीज़ें मिल-जुल के एक ऐसा कॉम्प्लेक्स पिक्चर पैदा कर रही हैं। दूसरे इनमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो इस दौर के मुख्य कारपोरेट्स हैं, जो इस सरकार के होने का सबसे ज़्यादा लाभ ले पाने में सक्षम हैं, जिनको लेके तमाम कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, लेकिन उनके हाथ-पैर इन सब पार्टियों में हैं। एक ये समस्या है कि अडानी पर राहुल गांधी मान लीजिए हमला करते हैं, तो खुद उनके कई मुख्यमंत्री उनका नाम नहीं लेते, उन्हीं की पार्टी में नहीं लेते। शरद पवार उनके साथ कई घंटे बैठते हैं और अवॉइड करने की कोशिश कराते हैं लोगों से कि भई उनका नाम-वाम लेके ये सब मत करिए।
आइडियोलॉजिकल लड़ाई जहां तक है, उसमें भी मान लीजिए उन्होंने सावरकर का नाम ले लिया, तो फिर महाराष्ट्र से सब के सब आके उनको दबाते हैं कि ये मत करिए। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसे में अगर कोई चमत्कारिक सफलता कांग्रेस के पास नहीं होती है, तो ग्लू खत्म हो जाता है। इस पूरे जो राष्ट्रीय परिवेश का ग्लू है, वो कांग्रेस की सफलता है। उनके पास एक सफलता उनको नजर आती है कि माइनॉरिटी उनके साथ है, लेकिन उतने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व के पाले में बहुत बड़ी आबादी को अपने झंडे के नीचे कर लिया है। अभी उन्होंने राम मंदिर पर इतना बड़ा शो किया और उसे 15 दिन 20 दिन वो माहौल बनाए रहे। अभी उसके बाद उन्होंने बुलंदशहर में बहुत सक्सेसफुल बहुत बड़ी रैली की। दूसरी ओर जो राहुल गांधी की यात्रा इस समय प्लान की गई है, उसको लेके ये हो रहा है कि भाई एक तो राज्यों में चुनाव आप हार गए, उस दौरान जो ये विकल्प बना था इसकी कोई मीटिंग भी नहीं हुई, कोई तैयारी नहीं हो पाई, सीट जो बंटवारे की का काम होना था वो भी समय से नहीं हुआ, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, कोई संयोजक नहीं चुना जा सका, उसको लेके छेड़खानी हुई जिसमें एक विवाद भी हो गया खड़गे साहब का नाम उछलने से। तो कुल मिला के एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें नकार बहुत है इंडिया के विरुद्ध, और सारे सकार जो है वो सरकार के और मोदी जी और शाह जी के हाथ में जाते हैं। इन सब चीजों के दबाव में और अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है, जैसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं हैं, और उस स्थिति का जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं जिनके हाथ में चीजें हैं, उन्होंने लाभ उठाने में सफलता प्राप्त की, अपनी राय मनवाने में, उसको मैं यूं कहूंगा, अपनी राय मनवाने में उस खेमे ने सफलता प्राप्त की जो इनको बीजेपी के पास ले जाना चाहता था अपने अपने अस्तित्व के लिए। इनमें से ये सभी वैसे हैं जो एमएलसी वगैरह बन के ही आते हैं, खुद नीतीश कुमार भी एमएलसी ही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये हो रहा है, ये कुल मिला के देश में लोकतांत्रिक जो एक भाव था कि शायद 24 के चुनाव में ये सब मिलजुल के लोकतंत्र की रक्षा में अपना योगदान कर सकेंगे और शायद बीजेपी को रोक सकेंगे, वो शायद सब कमजोर होता जा रहा है। और जैसा अभी जिक्र किया उन्होंने कि महाराष्ट्र से भी अगर वो खबर वैसी ही आई जैसी शंका कर रहे हैं राजेश जी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के परिवेश में कैसी नकारात्मक स्थिति होगी। आश्चर्यजनक रूप से जिन लोगों से मैं समझता था कि ज्यादा दिक्कत होगी, उनके साथ चीजें बड़े आसानी से सेटल हो गई। जैसे आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की चीजें सेट हो गई, और अखिलेश के साथ भी आज तो अनाउंसमेंट हो गया 11 सीटें कांग्रेस को देने का। हालांकि अभी अजय राय कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि नेतृत्व उस मामले में डर भी गया है जो परिस्थितियां चारों ओर बन रही हैं, और उसने तत्काल आके दिल्ली ये फैसला करके बात करके अखिलेश से मामला तय कर लिया है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में जो काफी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा राज्य है जिसमें 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां चीजें स्मूथ हो गई हैं। अब क्या उम्मीद की जाए? अब तो सिर्फ ये है कि खबरों को देखा जाएगा, आने वाले कुछ घंटों में क्या होता है या कल होता है। सब कुछ लिखा जा चुका है, सब कुछ आगे बढ़ चुका है। अब इसमें कोई किसी इफ बट की जी, संभावना तो बची नहीं। जी। और बता दीजिए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज आज ममता जी के बरक से किसी का मेरे मेरे व्यक्तिगत मित्र है, वो पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन इंजीनियर है, रिटायर्ड है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, मतलब समझता है सारी चीजों कलकत्ता से। उसका कहना यह है कि लंबी पोस्ट लिखी है उन्होंने। उनका कहना यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी की भी एक एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, और वो वोट अगर आज की तारीख में अगर केवल वन ऑन वन की बात होती तो वोट जबरदस्ती बीजेपी में चला जाता। वो वोट बीजेपी को देना नहीं चाहता है, उसको अगर ममता बनर्जी के सामने सीपीएम या कांग्रेस दिखता है तो वो उधर चला जाएगा। तो उनका कहना यह है कि जो 18 सीटें बीजेपी की हैं, उसमें अगर कोई और भी मतलब थर्ड फ्रंट का भी कोई लड़ता है, थर्ड फ्रंट जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब कम्युनिस्ट या कांग्रेस लड़ता है ममता बनर्जी के सामने, त्रिकोणीय वो होता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा उनका मानना है। उनका मानना है उससे फायदा ही होगा। तो एक चीज जरा आपसे समझ लूं, बिहार में अब एंटी इनकम्बेंसी होती है, अब वो कितनी होती है, कितना अरेस्ट कर लिया जाता है, वो अलग बात है। तो एक तरफ मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी और नीतीश जी लगातार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो ये भी कुछ काम करेगी, क्योंकि अब तो एंटी इनकम्बेंसी डबल हो जाएगी। इस पे कुछ फर्क पड़ेगा?
देखिए, बीजेपी की और मोदी शाह जी की जो प्रमुख ताकत है, वो मीडिया पर उनका एब्सोल्यूट नियंत्रण है और वो मीडिया उनके लिए एक ऐसे औज़ार के तौर पे काम कर रहा है, जो उनकी हर कमी को धो देता है और दूसरे में नई-नई कमियाँ पैदा कर देता है। ये जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, 2-3 दिनों में इसको वॉश आउट करके सारी बंदूकें लालू परिवार पर होंगी। अभी जो बयान एएनआई में गया है, जो बहुत हल्का-सा नज़र आ रहा है, आप देख रहे होंगे 2-3 दिनों में सारे चैनलों पे वही सब प्रोग्राम हो रहे होंगे। लालू परिवार पर ईडी की नोटिसेज़ और वो सब चीज़ें चर्चा में होंगी। उनके पास एक तो वो बहुत रेगुलर काम करते हैं, जो संजीव ने सही कहा। उन्होंने ऑलरेडी पूरे सारे प्रदेशों में जिम अपने उनको लोगों को नियुक्त कर दिया आज। एक प्रेस नोट जारी कर दिया, सब जगह उनके इंचार्ज तय हो गए। उन्होंने लोकसभा की सीटें टारगेट कर रखी हैं। उनको मालूम है कि इस बार वो बहुत टफ टराइन पर हैं, चूँकि पिछली बार वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट ले आए थे और उत्तर भारत में लगभग 90% सीटें उन्होंने जीत रखी हैं। अब उन्होंने राम मंदिर के ज़रिए अपने उन कार्यकर्ताओं को और अपने उन धार्मिक आधार पर और मुसलमानों से घृणा के आधार पर पैदा हुए बढ़े पनपे समर्थकों को फिर से उत्तेजित करने में सफलता प्राप्त की है इस मामले के ज़रिए और मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ के ज़रिए वो इस ड्रम को अच्छे ढंग से बजाते रहेंगे और वो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी रहती है। उनको छेपकों की ज़रूरत होती है जगह-जगह। तो वो छोटे-छोटे चीज़ों को लाते हैं और नीतीश कुमार एक बड़ा छेपक है। वो छोटा छेपक नहीं है, वो एक वोट बैंक है। इसके सब के बावजूद जो बातें हम आप कह रहे हैं, ये एक मिडल क्लास या आर्गुमेंट है और ये बहुत छोटे सेक्शन में ये सब बातें रह जाती हैं और मीडिया जब उनके हाथ में है, तो कुछ दिन में धो पोंछ के फिर से सामने चीज़ें खड़ी कर देंगे। तो जो मतदाता नीतीश कुमार जी की वजह से मत देता है, उसके ज़्यादातर लोगों को वो फिर कॉबल करने में सफल हो जाएँगे और ऐसा उन्होंने कर लिया तो फिर वो लोकसभा में बिहार जहाँ से ये उम्मीद थी, जिन 3 राज्यों से इस चुनाव में ये उम्मीद की जा रही थी कि बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, यहाँ से मेजर डेंट आएगा आपकी बीजेपी को और उसकी भरपाई होने के लिए ज़रूरी है कि वो जो स्ट्राइक रेट पुराना था, वो तो मेंटेन ही करें, कहीं और से इसको नॉर्थ ईस्ट या साउथ से इसकी भरपाई करें और बीजेपी उसके लिए प्रयास कर रही थी। वो कठिनाई होगी। अब उसमें से कम बिहार में उन्होंने इस अलायंस के चलते अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी वो चुनाव जीत गए, लेकिन उन्होंने अब यहाँ से कमज़ोर हुआ मामला और वहाँ जाके वो चिपक गया, उनके फ़ेवर में चला गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी को भारत रत्न देने के बाद उस पर लेख लिख रहे हैं मोदी जी। मोदी जी के लेख छपे हैं सारे अखबारों में, इस बारे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बारे में। उसमें वो 26% आरक्षण की बात नहीं करते, लेकिन सामाजिक न्याय की बात एक गोल-मोल ढंग से करते हैं। तो मोदी जी जो हैं, उन्होंने पहले देखा कि जो कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने हिमाचल में, कर्नाटक में और बाद में तेलंगाना में और सभी जगह एक गारंटी योजना के जरिए और आम आदमी पार्टी इसका पहले प्रयोग दिल्ली में करती रही है। गारंटी, गारंटी, गारंटी करके इन्होंने चुनाव में सफलताएं प्राप्त की। तो आप देखिए पिछले 3 महीनों से हर चीज़, हर जगह अब मोदी की गारंटी चल रहा है। वो पकड़ते हैं कि सफलताएँ कहाँ से आ रही हैं। वो 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं और चुनाव ही लड़ रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों की गारंटी वो अपना इश्यू बनाते हैं, उससे पहले मोदी की गारंटी का इश्यू आ गया। अब उन्होंने देखा कि ये सामाजिक ये जाति जनगणना का सवाल बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस। कांग्रेस ने इसको बहुत हाफ हार्टेडली लिया, मेरा ये कहना है। ये अभी नीचे कहीं गया ही नहीं कांग्रेस के फेवर में, उन जातियों के भीतर अभी उस तरह से नहीं गया। थोड़ा-थोड़ा सहला के निकल गया। वो इस सवाल को उतना प्रमुख सवाल अपना नहीं बना पाए, इसके बावजूद कि उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया। जितना बड़ा वो सवाल है और इस चीज को खतरे को समझ के मोदी जी ने पहले ही डिफेंस लाइन खड़ी करना शुरू कर दिया। वो सामाजिक न्याय का झंडा वो लेके घूमने जा कह रहे हैं मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री हूं। एक वो दिलीप सिंह मंडल टाइप तमाम लोगों को उन्होंने खरीद लिया है जो उनकी तरफ से नकली बैटिंग उन्होंने शुरू कर दी है और इन सब लोगों को डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया है, पर्टिकुलरली कांग्रेस को और सबको। तो ये वो कितना काम कर रहे हैं, आप उनके काम को ऐसे नकार दें और हम जबरदस्ती जीता हुआ अपने को मतलब इनको कांग्रेस को मान लें, वो ठीक नहीं होगा। वो आकलन फिर चुनाव के नतीजों में धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए देखिए ये तो बहुत उन्होंने ये गेन किया है, इसको आप खारिज नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना एक पॉलिटिकल गेन है
और वो अब सामाजिक न्याय का भी प्लान इनके हाथ से छीनने की कोशिश करेंगे। अब ये है कि ये जो लोग हैं जो सीएमपी तक नहीं बना पाए, अगर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वगैरह में इस चीज को एक बड़ा स्वर दे सकें और फिर इसको रिपीटेडली ले जाए। अभी तो उनकी पार्टी इस बारे में बात नहीं करती, सबसे बड़ी बात है। इनके कोई मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ रहे थे इन राज्यों में, उन्होंने मरी मरे ढंग से इस सवाल को लेते थे, वो लेते ही नहीं थे। वो अभी तक आदिवासियों से, दलितों से उस तरह से कोहेसिवनेस अपनी नहीं बना पाए। उनके छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को उन्हें जोड़ लेना चाहिए था। और आप इनका काम देखिए कि जिस राज्य में उनकी 80 में से 65-66 सीटें हैं, उस राज्य में भी वो राजभर की पार्टी, मल्लाहों की पार्टी, छोटी-छोटी पार्टियों को एंगेज करने में लगे रहते हैं, 24 घंटे बुनाई करने में लगे रहते हैं। तो ये सोचने समझने की बात है।